नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 6 जनवरी 2021 है और दिन है वेंसडे। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा फोकस के साथ। फोकस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। इग्नोर द नॉइज, फोकस ऑन योर वर्क। नाउ द थिंग इज़ कि फोकस कैसे करें। मैं चाहता हूं कि आप ये एक्सरसाइज आज करें, राइट। आज के दिन में पूरा दिन, राइट, अभी 9:30 बजे हैं, तो 9:30 से लेकर रात के 9:30 तक, ये 12 आवर्स में आप कोई भी अपने 5 थॉट्स, आपके दिमाग के कोई भी 5 थॉट्स जो हैं उनको देखिएगा एंड यू विल फाइंड कि या तो आपके थॉट्स जो हैं वो फ्यूचर के होंगे या तो आपके थॉट्स जो हैं वो पास्ट के होंगे। इसका मतलब यह है कि दिमाग जो है वो प्रेजेंट में फोकस्ड नहीं है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये है पास्ट, ये है फ्यूचर एंड दिस इज वेयर वी आर हियर एंड नाउ। जितना ज़्यादा आप नाउ में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन, उतना ज़्यादा आपका फोकस होगा। ये एक बहुत ही कम शब्दों में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फ्यूचर में इसके बारे में और ज़्यादा मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन आज डियर फ्रेंड्स हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। फिर उत्तर प्रदेश में जो एक हादसा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड इन लॉकडाउन और इंडिया और यूके के बारे में बात करने वाले हैं। देन वी हैव सम न्यूज़ आइटम्स एज वेल। डियर फ्रेंड्स, हमारे जो यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स हैं उसके ऊपर जो न्यू ईयर सेल चल रहा है उसकी आज लास्ट डेट है। 55% डिस्काउंट इज नॉट ए बैड डील एट ऑल, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज लास्ट डे है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पर जाइए, स्टडी आईक्यू के ऐप को सर्च कीजिए, डाउनलोड करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंडिया एट द हॉर्स शू टेबल। हॉर्स शू टेबल की बात जब भी आती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसा दिखने वाला, राइट, टेबल। सो दिस इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दे आर देयर फॉर एवर। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं इनका इलेक्शन होता है और 2 सालों के लिए एक देश जो है वो इसमें बैठ पाता है। तो भारत जो है जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर काम करेगा। और जब भी भारत इस सीट पर पहुंचता है तब एक बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। सबसे ज़्यादा बातचीत होती है कि क्या भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी। अगर हम देखें तो भारत एक एलिजिबल कंट्री है फॉर परमानेंट मेंबरशिप, राइट, लेकिन यूएनएससी को एक्सपांड करना जो है अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 5 मेंबर्स हैं जिसमें इंग्लैंड हैं, देन यू हैव रशिया, सॉरी दिस इज फ्रांस, देन यू हैव दिस इज यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो ये 5 देश जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि और एक देश ऑन बोर्ड आ जाए। अब इनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनके पास एक चीज़ है जिसको कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर यानी कि एब्सोल्यूट, आपका एक प्रकार की आपकी एक पकड़ है, आपकी दादागिरी है, आपका वोट जो है वो मैटर करता है। अगर पूरा यूनाइटेड नेशंस मिलकर कहें, राइट, व्हेन आई से पूरा, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लेट्स से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन का ही एक पार्ट है, तो अगर यूएन के सभी, यूएनएससी के या फिर यूएन के भी बहुत सारे देश कह रहे हैं कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट वॉर, कि किसी एक देश के ऊपर युद्ध करने की आवश्यकता है, इस देश ने ये चीज़ें की हैं और हमें उनके ऊपर ये करना चाहिए वरना दुनिया की बर्बादी हो सकती है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन सिर्फ एक परमानेंट मेंबर कहते हैं नो, तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी। इतना पावर है वीटो का। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी देश चाहेगा कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए यूएनएससी का,
और जापान भी चाहता है कि वो मेंबर बने, ब्राज़ील चाहता है, जर्मनी चाहता है कि वो मेंबर बन जाए, राइट। लेकिन परमानेंट मेंबर्स नहीं चाहते कि ये जो पावर की गेम है, 5 लोग हैं और एक व्यक्ति को ऐड करना, यानी कि और एक देश को आपको मनाना पड़ेगा जब भी आपको कोई चीज़ें करनी है तो। लेकिन न्यू दिल्ली यानी कि भारत का एक मल्टीलैटरल एजेंडा हमेशा से रहा है। भारत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ग्लोबल लेवल के ऊपर काम भी किया और बात की है, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, फिर है पीस कीपिंग। भारत के पीस कीपिंग फोर्स में भारत का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा है। फिर ग्लोबल ट्रेड में भी भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और भारत ने हमेशा कहा है कि फेयर और फ्री ट्रेड, फ्री इन द सेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो सभी के ऊपर इक्वली इम्प्लीमेंट हों, तो इस प्रकार का ट्रेड। और जहाँ जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है तो वहाँ पर भारत ने उसका विरोध भी किया है। अब ग्लोबल लेवल की बात करें तो ग्लोबल या फिर ग्लोबल कम्युनिटी के सामने, दुनिया के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी आ चुके हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, राइट। एक बहुत ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई चीज़ हो रही है तो दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। फिर पब्लिक हेल्थ, ऑफ कोर्स वी नो कि क्लाइमेट चेंज का ही एक साइड इफ़ेक्ट है कोविड-19, ज़ूनोटिक डिजीज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं। फिर चाइना जैसे देश जो हैं उनकी वजह से मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ता है। फिर डिजिटल स्टैंडर्ड्स, दुनिया डिजिटल होती जा रही है और वी हैव टू फ्रेम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस कि डेटा का कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा, डेटा का मिसयूज़ ना हो एंड थिंग्स लाइक दैट। ग्लोबल क्लाइमेट कोऑपरेशन स्टिल यूजेस द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC जिसको कहते हैं। तो इसका ही इस्तेमाल जो है वो ग्लोबल लेवल पर किया जाता है और भारत ने इसको प्रमोट भी किया है, भारत ने इसको सपोर्ट भी किया है और भारत ने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलार अलायंस 2030 तक जब ये इंटरनेशनल सोलार अलायंस अपने टारगेट्स अचीव करने लगेगा या फिर अचीव कर लेगा तो उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप ये बन जाएगा, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप। अगर फ्यूचर में मुझे लगता है अगर कोई होगा तो दैट विल बी इंटरनेशनल सोलार अलायंस, क्योंकि एनर्जी, सारी चीज़ें, आपके पूरे सिटीज़, आपका देश, आपके व्हीकल्स, सारी चीज़ें, अब तक जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का एक दबदबा था, फ्यूचर में सोलार एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले देशों का ज़माना आएगा। वी नीड टू डू मोर, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू रूल सेटिंग। जब क्लाइमेट चेंज की बात आए, जब वर्ल्ड ट्रेड की बात आए या फिर वर्ल्ड हेल्थ की बात आए, राइट, तो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और ये सारे रिफॉर्म्स सिर्फ हो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिफॉर्म्स में भारत जैसा देश पार्ट भी ले, डिसीजन मेकिंग में भारत पार्ट ले, ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाइना की दादागिरी के बारे में आप जानते हैं। इंडियन ओशियन में अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि उन्होंने ड्रोन्स छोड़े हैं। बताइए उन ड्रोन्स का नाम क्या है, जो एक प्रकार के चाइना के अंडर वाटर या फिर सबमरीन ड्रोन्स हैं ये, तो इनका एक खास नाम है। ये नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे प्रश्न आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करें। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 to 5 मिनट्स टू फाइंड द नेम, लेकिन विनर और लूज़र के बीच में यही डिफरेंस है। विनर जो हैं वो सर्च कर लेंगे कि क्या है, और जिनकी आदत हैं, आई एम सॉरी लेकिन ये रियलिटी है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत शायद ये होगी कि हाँ मैं शाम को ये कर लूँगा या फिर कर लूँगी, लेकिन वो शाम जो है वो कभी नहीं आती है। तो अगेन फोकस, राइट, दैट्स हाउ यू प्रिपेयर। प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ टेक्निक्स या फिर व्हेन आई से टेक्निक्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके पास क्या डेटा है, कौन सी ट्यूशन क्लासेस, कौन सा वीडियो आप देखते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें ही आपके सक्सेस को या फिर आपके ग्रोथ को डिफाइन नहीं करती है। इंटरनल जो चीज़ें हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उनक्लोज यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी जो है, इसका भी वायोलेशन चाइना ने किया है। साउथ चाइना सी में देख लीजिए,
इंडियन ओशियन में देख लीजिए, पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी में चाइना ने क्लियरली बता दिया कि ये सारे लॉज हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं. डेटा इज गोइंग टू बी द, इन फैक्ट डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डेटा के ऊपर तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, दूसरी कौन सी कंपनी है, अमेजोन, ये सारी कंपनीज जो हैं इनके सक्सेस के पीछे आप देखेंगे डेटा एनालिसिस, डेटा का सदुपयोग करना. इससे पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें. तो ग्लोबल ट्रेड में डेटा का भी सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, इसको लेकर भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, राइट. तो उसमें भी भारत एक डिसीजन मेकिंग रोल प्ले करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और लास्ट चीज़ ये है कि अगर हमारे अंदर वो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं एज ए कंट्री, अगर हमारे देश में ये कैपेसिटी है कि हम एक ग्लू के तौर पर काम करें, राइट, एक प्रकार का फेविकॉल, कि आप सभी को जोड़ कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं उनको जोड़ कर रखें. एक सीईओ की तरह, एक कंपनी में जो सीईओ हैं, ही इज़ नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, वो सबसे टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होता है, राइट. लेकिन सीईओ जो हैं उसके अंदर वो क्वालिटी, वो ग्लू वाली क्वालिटी होती है कि जब वो व्यक्ति वहाँ पर होता है तो सारे लोग जो हैं अपना बेस्ट दे सकते हैं. दिस इज जस्ट एन आइडियल, कि सीईओ का मेन काम क्या है. तो इसी प्रकार से दुनिया की जब बात आए तो भारत को अपने आप को उस स्थान पर रखना पड़ेगा कि हम एक सीईओ की तरह रहें, कि जब हम किसी टॉपिक को उठाते हैं या फिर किसी टॉपिक की डिस्कशन में जाते हैं तो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहें. कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं जिनको प्रॉब्लम्स हों, लेकिन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए सभी देश मिलकर काम करें. तो ये एक चीज़ जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी. अगर डिप्लोमेटिक स्किल अगर हमने डेवलप की और अगर हमारे अंदर हैं तो कोई भी देश जो है वो हमें रोक नहीं पाएगा टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी. आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें. वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन लेक्चर को, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, राइट, दैट्स गोइंग टू बी आवर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. और पूरा ये जो एरिया डेवलप हो रहा है इसका नाम है सेंट्रल विस्टा. तो सेंट्रल विस्टा में आपकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग, प्रेसिडेंट के हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और हमारी ये ऑफिसेस जो हैं, अलग अलग मंत्रालय जो हैं, वो ये पूरे क्षेत्र में नए से, राइट, फ्रॉम स्क्रैच इसको डेवलप किया जा रहा है. पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स को रिमूव करके यहाँ पर ऑल टुगेदर एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी साहब ने इसका व्हाट वी से स्टोन शिलान्यास किया था यहाँ पर, जो स्टोन लेइंग सेरेमनी जो हम कहते हैं, तो वो किया था, उद्घाटन किया था. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया. बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज किया था इस प्रोजेक्ट को. और फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन अब आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हेरिटेज कमेटी जो है उससे गवर्नमेंट को एक ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा. लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल. दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये है कि यहाँ पर स्मॉग टावर्स भी होने चाहिए ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके. तो दिस आर फ्यू गुड थिंग्स आई वुड से. सरकार का कहना यह है कि नई बिल्डिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी. अलग अलग मंत्रालय जो हैं, मंत्रालय की बिल्डिंग्स और जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग होगी उसमें 900 से 1200 जितने एमपीज जो हैं वो बैठ पाएंगे. और प्रेजेंट और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया जा रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट. और एफिशिएंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. मीन्स एफिशिएंसी को अचीव करने, चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाए, इसके लिए बिल्डिंग्स को चेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा सरकार का कहना है. एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझने को मिल रही है वो ये है कि जो कॉलोनियल पास्ट था, ये सारी बिल्डिंग्स आप देखेंगे, राइट, ये जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग
और प्रेसिडेंट हाउस, ये सारी चीज़ें हम श्योर आपने देखी होगी। तो ये बिल्डिंग्स जो हैं वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिश जो हैं वो इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के पीछे भी उनका एक रीज़न था। आपने शायद एनसीईआरटीज़ में इसको पढ़ा होगा कि वो चाहते थे कि वो ये प्रोजेक्ट करें। एक तो ये कि जो अलग अलग जो पहले के राजा थे लोग उनको भूल जाएं। दूसरी चीज़ कि इसको ख़ास एक सॉर्ट ऑफ हिल टॉप के ऊपर, नॉट एज सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत हाइट के ऊपर ये सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया है। तो सबसे ऊपर इन बिल्डिंग्स को रखा गया, उनकी सोच और इसका जो आर्किटेक्चर की स्टाइल है उसको भी अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश ये प्रोजेक्ट करना चाहते थे कि दे आर पावरफुल, दे आर सुप्रीम, दे आर द बेस्ट। और अब सरकार जो है शायद नई बिल्डिंग्स बनाकर ये जो हमारा पास्ट है, कॉलोनियल पास्ट, उसको कहीं ना कहीं साइड ट्रैक या फिर उसको डिलीट कर रही है या फिर उसको थोड़ा ब्लर कर रही है। और नई बिल्डिंग्स आएगी तो नए भारत का भी एक प्रकार का इंडिकेशन होगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये भी एक इसमें चीज़ है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये किया। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में अपनी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है उसको लॉन्च किया। उससे पहले वो भी ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर से उन्होंने 1988 में अपनी लेटेस्ट बिल्डिंग बनाई और ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइड का पार्ट बन गए, राइट। ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकार का गौरव है। तो डेलाइट्स जो हैं, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको राजपूत कल्चर, इस्लामिक कल्चर, यूरोपियन, कॉलोनियल, ये सारे अलग अलग आर्किटेक्चर, सारे अलग अलग बिल्डिंग्स, फ्लेवर्स वहाँ पर हमेशा देखने को मिला है। और किसी भी शहर में, कोई भी एक जो बड़ा शहर होता है तो उसमें आपको बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन माहौल देखने को मिलता है। तो दिल्ली की ये कैपेसिटी रही है कि अलग अलग कॉलोनियल हो, राजपूत, इस्लामिक, जो भी अलग अलग जगह से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या सरकार इतना खर्च करके कोई गलती कर रही है या नहीं कर रही है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ जो है, आज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है और सरकार जो है वो इसको आगे ही बढ़ाना चाहती है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है। 2022 आई थिंक 2022 तक इस प्रोजेक्ट को सरकार ख़त्म करना चाहती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। क्या हादसा ये राइट शब्द होगा? क्या ये एक सिर्फ एक्सीडेंट था? आई एम नॉट श्योर। द रीज़न आई एम नॉट श्योर इज़ बिकॉज बिल्डिंग जो है ऑल ऑफ द सडन जो एक रूफ है वो ऑल ऑफ द सडन गिर गया और 24 लोगों की मृत्यु हो गई। ये जो हादसा हुआ वो भी हुआ है एक ऐसी पब्लिक प्लेस में, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश के एक मुरादनगर में एक जो स्मशान था, वहाँ पर लोग अपने किसी रिलेटिव या फिर अपने दोस्त की अंतिम क्रिया पर गए थे, राइट। और उसी वक्त 24 लोगों के ऊपर यह छत गिरी, 24 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर यह छत गिरी। इसमें 24 लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। अब बड़े सिटीज़ में और टाउन्स में स्मशान जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ उसका उपयोग होता है, राइट। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर, वी डोंट लाइक टू गो देयर, वी डोंट लाइक, वो पेन के साथ, दुख के साथ, डेथ के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। तो जनरली हमारा प्रोग्रामिंग ही ऐसा है कि वी डोंट लाइक टू विजिट स्मशान। लेकिन इट्स ए रियलिटी कि हर एक हमारे शहर में, हमारे टाउन में किसी ना किसी व्यक्ति को वहाँ पर हर रोज़ जाना ही पड़ता है। तो ये एक ऐसी पब्लिक प्लेस है जो एसेंशियल सर्विस का एक पार्ट है। Now, the reason I'm not sure about whether this is an accident or a murder is because ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिल्डिंग जो है वो ऑल ऑफ द सडन एक जगह है वो ऑल ऑफ द सडन गिर जाए। और ये इसीलिए होता है क्योंकि टाइमली मेंटेनेंस चीज़ों का नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि किस व्यक्ति ने इसको
ग्रीन सिग्नल दिया कि आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को यूज़ कर सकें। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जूनियर इंजीनियर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको गिरफ्तार किया है। और ये कोई नई बात नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट यूपी गवर्नमेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। ये हर एक जगह पर हमारे देश में हर साल मॉनसून की सीज़न पर, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता है, हर एक राज्य में अलग अलग जगहों पर बारिश के टाइम पर आपको बिल्डिंग्स गिरने के न्यूज़ देखने को मिलेंगे। कितने सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वो केस सालों तक चलता रहता है। जो चला गया वो चला गया, अब आप उसको वापस कभी नहीं ले आ सकते। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन ऐसा एक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ने करप्शन किया, किसी ने ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल किया, क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया। जो पैसे लिए हैं क्वालिटी मटेरियल के, पेपर के ऊपर सारी चीज़ें क्वालिटी दिखाई है, लेकिन रियलिटी में वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं की है। कोई ऑडिट करने वाला नहीं है, कोई उसका मेंटेनेंस करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, उसके बाद मेंटेन चीज़ों को किया जाता है पब्लिक प्लेसेस में। तो ये सारे रीजंस की वजह से, और जैसे मैंने कई बार बताया है कि ओवरऑल जो सेफ्टी है, हेल्थ एंड सेफ्टी जिसको हम कहते हैं, राइट, ये हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है। तो इसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। और हर साल हज़ारों ऐसे घर हैं जो हमेशा के, हज़ारों ऐसे परिवार हैं जो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट है या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक स्टैंड है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सेफ बिल्डिंग्स और सेफ एनवायरनमेंट जो हैं ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट हैं। और अगर ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो दैट मीन्स कि सरकार जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने में असफल है। तो ये एक दुखद इंसिडेंट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इंग्लैंड इन लॉकडाउन। कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट है VOC 202012/01, तो ये न्यू कोविड-19 का वेरिएशन है या फिर नया वर्जन है। और ये नया वर्जन जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 70% ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। तो हाउ इट वर्क्स इज़, अगर कोई डिजीज़ है, कोई वायरस है, तो अगर उसका अगर स्प्रेड का जो रेट है वो 1 से कम है, इफ इट इज़ लेस देन 1, तो इट इज़ ओके, नॉर्मल। लेकिन ये जो नया जो वायरस है, मीन्स नॉर्मल इन द सेंस कि ऑफ कोर्स ये स्प्रेड होता है, लेकिन 1.5 से 1.7 की रेंज है इसकी, राइट। जब आप स्प्रेड को 1 से कम रख पाते हैं, लॉकडाउन किया या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स किया, तो अगर 1 से कम आंकड़ा आपका स्प्रेड का है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज कि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में है। लेकिन 1.5 और 1.7 जो हैं, 1 से ज़्यादा अगर है तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो बेसिकली यूके में 1.5 से 1.7 के बीच में ये रिप्रोडक्शन का नंबर आ रहा है, तो दैट इज़ लाइक इट इज़ लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल। अब मंडे को यूके ने फ्रेश लॉकडाउन किया, और ये लंदन में, जो उनका सबसे बड़ा सिटी है, और साउथ ईस्ट इंग्लैंड का जो पोर्शन है, तो यहाँ पर मिड फरवरी तक, यानी कि 6 हफ्तों का लॉकडाउन यूके ने अनाउंस किया है। यूके एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, एज वी ऑल नो। 4 जनवरी को यूके में टोटल 2.7 मिलियन केसेस थे और 75,500 लोगों की मृत्यु हो गई। सेकंड हाईएस्ट टोल है यूरोप में यूके का। यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट। एक छोटे से देश के लिए 75,500 मृत्यु जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश में कितने, लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। यूके एक छोटा सा देश है और हर रोज़ अब वहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा, 29 दिसंबर से 4 जनवरी का आंकड़ा अगर आप देखें तो 50,000 से ज़्यादा केसेस हर रोज़ यूके में नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो नया वर्जन है वो ज़्यादा डेडलियर है ऐसा नहीं है, वो स्प्रेड फटाफट ज़्यादा हो रहा है एज पर द न्यूज़ आइटम्स एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स। लेकिन जो दवाई है, जो वैक्सीन है, जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही है, वो ज़्यादा डेडली नहीं है, सिर्फ ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है।
लेकिन हो ये रहा है यूके में कि बेड्स जो हैं अब धीरे धीरे फुल होते जा रहे हैं, और एनएचएस जो वहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस हैं तो उनकी भी कैपेसिटी जो है वो नियरली ख़त्म होने को है, बिकॉज इतने सारे केसेस जो हैं उनको हैंडल करने के लिए उनकी सिस्टम डिज़ाइंड नहीं है। और दूसरी जो एक चीज़ सामने आई है वो ये है कि 20 साल से कम के लोग, पहले जो नॉर्मल कोरोना वायरस के बारे में जो बात होती थी तो उसमें एल्डरली लोग 50 से ज़्यादा, हमारे देश में भी जो वैक्सीनेशन दिया जाएगा वो 50 से ज़्यादा की उम्र के लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं पहले वो, और उसके बाद सीनियर सिटीजन्स या फिर 50 प्लस जिनकी एज है। लेकिन यूके में ये जो नया वर्जन है ये 20 ईयर्स से कम की उम्र के लोगों को भी काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। और साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उससे भी हमें वी हैव टू बी मोर विजिलेंट कि साउथ अफ्रीका के बारे में बात आ रही है तो हर एक देश को इसके बारे में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। यूके की ही बात कर रहे थे हम, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट ने ये आर्टिकल लिखा है, द हिंदू का आर्टिकल है, चेंजिंग कंट्रोल्स ऑफ इंडिया यूके टाइज। अब यूके की सिचुएशन क्या है यू नो इट नाउ। तो बोरिस जॉनसन साहब ने अपनी जो विजिट थी भारत की रिपब्लिक डे पर, वो हमारे गेस्ट बनने वाले थे, हमने भारत ने उनको इनवाइट किया था, उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ऑल ऑफ द सडन ये कोविड-19 के सर्ज की वजह से अब उन्होंने इस यात्रा को कैंसिल कर दिया है। जॉनसन जो हैं ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और कलरफुल व्यक्ति कहे जाते हैं, लेकिन उनको कई बार क्लाउन के तौर पर रेफ़र किया जाता है ब्रिटिश मीडिया में, बट वहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं, वहाँ पर ये शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो बोरिस जॉनसन की खासियत है, वो ये है कि ही नोज़ हाउ टू चेंज थिंग्स, ही नोज़ हाउ टू टेक ओवर एंड कंट्रोल थिंग्स। वो लंदन के मेयर थे और आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो एक यू कैन सी कि एक बहुत ही कम वक्त में, लगभग 10 सालों के अंदर, वो लंदन के मेयर से एक सिटी के मेयर, एक सिटी के हेड से वो देश के हेड बन चुके हैं। तो यू कैन इमेजिन के ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही पॉलिटिकली एक्सपर्ट ही होंगे, इजंट इट, दैट्स व्हाई ही इज देयर। अब जहाँ तक भारत किसी देश को इनवाइट करे उसकी बात है, तो ये टोटल कंट्रोल जो है ये प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को, किस देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किस पर्टिकुलर व्यक्ति को इनवाइट करना है। 193 देश हैं दुनिया के, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो, और 2015 में हमने बाराक ओबामा, उसके बाद 2016 में फ्रांको ओलान, 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस, 2018 में आसियान लीडर्स को, फिर क्रिसिल रामाफोसा 2019 में साउथ अफ्रीका के हेड हैं, मिस्टर बोल्सोनारो 2020 ब्राज़ील, और 2021 में हमारी चॉइस थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। नाउ द थिंग इज कि ये सारे देशों को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कैंप के देश नज़र आते हैं, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। और मिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं उन्होंने भी भारत को G7 की मीटिंग के लिए इनवाइट किया है। इसमें 3 देशों को इनवाइट किया गया है, इसमें एक है हमारा देश भारत, दूसरे जो 2 देश हैं उनके नाम क्या है, दिस इज योर क्वेश्चन। और यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट चेंज की मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में, तो उसमें भी भारत को जॉनसन साहब ने मीन्स इनवाइट किया है, स्पेशली भारत को इनवाइट किया है। सो देयर इज मच इन कॉमन बिटवीन मिस्टर मोदीज रीसेंट इन्वाइटीज, मिस्टर बोल्सोनारो, मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर जॉनसन। ये तीनों के बीच में एक इनफैक्ट 2 या फिर ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं। एक चीज़ तो ये कि ये तीनों देश कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये तीनों नेताओं को भी कोविड-19 इन्फेक्ट कर चुका था, मीन्स इन्फेक्ट हो गए थे, अब तो ठीक हो गए ऑफ कोर्स। और तीनों को अगर आप देखें तो उनका तीनों का पॉलिटिक्स ये है, मेक माई कंट्री ग्रेट अगेन, माई कंट्री फर्स्ट, सबसे पहले नेशनलिस्ट आप कह सकते हैं, तो और थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट भी। तो ऐसी एक थीम नज़र आती है ये तीनों नेताओं में।
अब ब्रिटेन और इंडिया के बारे में हमने इससे पहले जो बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड से धीरे धीरे आगे बढ़ के हमें जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ब्रेग्जिट के बाद यूके भी चाहता है कि एशिया के वे सारे देश जो वन ऑफ द फास्टेस्ट या फिर हाई ग्रोथ रेट से डेवलप हो रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, तो इन देशों के साथ कॉमर्शियल डील्स करें। भारत की यूके के साथ जब डील हो जाएगी तो कहा जाता है कि फिर ईयू के साथ भी डील करनी इजी हो जाएगी। 2007 से लेकर आज तक डिस्कशन चली है ईयू और इंडिया के बीच में। ब्रिटेन ने बहुत ट्राई की कि ये डील साइन हो जाए, लेकिन ये नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ईयू चाहता है कि उनके व्हीकल्स, ये जो आउडी, मर्सिडीज, वीडब्ल्यू एक्सेट्रा यूरोपियन कार्स जो हैं वो यहाँ पर कम ड्यूटी में या फिर ड्यूटी फ्री वो यहाँ तक भेजे और बेचा जाए, ताकि उनकी कार्स यहाँ पर ज़्यादा बिक पाए। फिर वाइन्स काफ़ी फेमस हैं, स्पिरिट्स, अल्कोहल एंड थिंग्स। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, लीगल, अकाउंटेंसी, मैरीटाइम एंड सिक्योरिटी, रिटेल, ये सारी चीज़ें यूरोपियन कंपनीज जो हैं, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ये सारे उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भारत में वो बेच सकें। तो भारत अपने दरवाजे खोले और भारत ने कहा है कि आप हमारे लोगों के लिए आपके देशों के दरवाजे खोलिए कि हमारे लोग वहाँ पर आ सके, पढ़ाई कर सके, स्टडीज़ कर सके, बिजनेस कर सके, वहाँ पर जॉब कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक्स को लेकर दोनों पार्टीज़ के बीच में काफ़ी नेगोशिएशन हुए। ब्रिटेन की बात करें तो भारत के लगभग 15 लाख लोग यूके में रहते हैं। हर साल 30,000 जितने स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाते हैं। और 15 लोग जो हैं, ये 15 लाख लोगों में से 15 लोग जो हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसमें से 3 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही, ये कैबिनेट का पार्ट है, और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं और एक होम मिनिस्टर हैं, राइट, इंडियन ओरिजिन के। तो यू कैन अंडरस्टैंड के रिलेशनशिप किस मीन्स जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ब्रिटेन इज अमंग द टॉप इन्वेस्टर्स इन इंडिया। टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से ब्रिटेन का नंबर आता है। और भारत ने ब्रिटेन में जो इन्वेस्ट किया है, तो ब्रिटेन में जो इन्वेस्टमेंट आता है तो उसमें नंबर 2 पर है हमारा देश इंडिया। और ट्रेड जो है वो काफ़ी हमारे पक्ष में है। अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो इट इज़ इन आवर फेवर। तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी स्विट्ज़रलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और बेल्जियम के साथ जो हमारा ट्रेड है उससे बहुत ही कम ट्रेड हम ब्रिटेन के साथ करते हैं। तो ये एक थोड़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में और हिस्ट्री में जुड़ी हुई हैं। तो वी कैन डू मोर ऑफ कोर्स, बट वी आर नॉट डूइंग इट। तो लेट्स होप के अब डिस्कशन और ये जो एक नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हम नॉट प्रॉब्लम्स बट अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, दिस आर सम न्यूज़ आइटम्स फॉर यू गाइस। प्राइम मिनिस्टर मोदी और बोरिस जॉनसन साहब जो हैं वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने वाले हैं। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि 6 जनवरी इज़ द लास्ट डेट। आज लास्ट डेट है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर and I will see you tomorrow now, dear friends. Thank you very much for your love and support. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.